नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर लोगों को काफी परेशान करता है, प्रॉपर्टी लोन्स और उसके पीछे छिपा हुआ कॉम्प्लिकेटेड लीगल जार्गन। हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल आसान और सिंपल बनाएंगे ताकि हर किसी को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जब एक 50 लाख का आम सा घर या फिर 5 करोड़ की कोई बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी बैंक के पास लोन के लिए गिरवी रखी जाती है, तो लीगली पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है। सच कहूं तो ये समझना किसी भी लोन लेने वाले के लिए बेहद बेहद जरूरी है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं। ये चर्चा स्ट्रिक्टली एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए है। इसे किसी भी तरह की लीगल, बैंकिंग या फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझा जाए। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे, बस ब्रीफली बता दूं। हम मॉर्गेजेस के बेसिक्स से शुरू करके उसके 6 लीगल टाइप्स समझेंगे, फिर सिंपल और रजिस्टर्ड मॉर्गेजेस पर फोकस करेंगे, इक्विटेबल मॉर्गेज के फायदे देखेंगे और फाइनली मॉडर्न बैंकिंग की रियलिटी और कुछ जरूरी टेकअवेज पर आएंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बुनियादी बातों यानी बेसिक्स पर नजर डालते हैं। ये पूरा मॉर्गेज इकोसिस्टम आखिर काम कैसे करता है। सिंपल टर्म्स में एक प्रॉपर्टी को कोलैटरल यानी सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है और उसके बदले बैंक से फंड्स मिलते हैं। ये एसेंशियली बैंक और बोरोवर के बीच का एक फॉर्मल लीगल अग्रीमेंट होता है जिस पर ये पूरा का पूरा लेंडिंग स्ट्रक्चर टिका हुआ है। बैंकिंग जार्गन सुनने में अक्सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, राइट? पर इसको आसान बनाते हैं। मॉर्गेगोर यानी लोन लेने वाला जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में दे रहा है, और मॉर्गेजी यानी बैंक या लेंडर जो उस सिक्योरिटी को रिसीव कर रहा है। बस ये 2 टर्म्स ध्यान में रखिए क्योंकि आगे लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते वक्त ये बहुत काम आएंगे। अब आते हैं कानूनी पहलू पर। इंडियन लॉ में कितने टाइप्स के मॉर्गेजेस होते हैं? इंडियन लॉ के हिसाब से प्रिसाइसली 6 लीगल मॉर्गेज टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज जिसे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स भी कहते हैं, और आखिर में अनॉमलस मॉर्गेज। ये पूरा लीगल लैंडस्केप है। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्रैक्टिकल दुनिया में इन सब का इस्तेमाल रोज-रोज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनमें से 2 बड़े टाइप्स, सिंपल और रजिस्टर्ड मॉर्गेज, को डिटेल में समझते हैं। जरा 1-2 करोड़ के हाई वैल्यू बिजनेस लोन को इमेजिन कीजिए जहां एक सिंपल मॉर्गेज बनाया गया है। यहां होता क्या है कि प्रॉपर्टी का पोजेशन बोरोवर के ही पास रहता है, पर अगर कल को रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट हो गया तो बैंक सीधे खुद से प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। उन्हें प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोर्ट्स की मदद लेनी ही पड़ती है। और यहाँ एक दिलचस्प डिटेल है जहां लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सिंपल और रजिस्टर्ड टर्म्स को बैंकिंग में एक ही तरह से यूज किया जाता है। असल में सिंपल मॉर्गेज एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता, पर क्योंकि इस चार्ज को लीगली वैलिड बनाने के लिए सब रजिस्ट्रार के पास एक फॉर्मल स्टैम्प्ड डीड रजिस्टर करवानी पड़ती है, इसलिए बैंकिंग की भाषा में इसे रजिस्टर्ड मॉर्गेज कह दिया जाता है। अब चलते हैं उस टाइप पर जो बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इक्विटेबल मॉर्गेज। ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसका प्रोसेस सरप्राइजिंगली बहुत ही स्ट्रीमलाइंड और सिंपल है। पहला स्टेप, आप अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास जमा करते हैं। दूसरा, ये बिल्कुल क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए दिए जा रहे हैं। और तीसरा, कई राज्यों में एक MOD यानी मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। किसी लंबे चौड़े पोजेशन ट्रांसफर का झंझट ही नहीं। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन इस टेबल पर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। सिंपल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज में फॉर्मल डीड बनती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है जिसकी वजह से प्रोसेस स्लो होता है और स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा भी ज्यादा आता है। वहीं दूसरी तरफ इक्विटेबल मॉर्गेज में सिर्फ टाइटल डीड्स जमा होते हैं, प्रोसेस फास्ट और फिजिकली कन्वीनियंट होता है और कॉस्ट जनरल तौर पर कम आती है। यही बड़ा रीजन है कि बैंक्स और बोरोवर्स इसे सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब एक्चुअल प्रैक्टिकल बैंकिंग रियलिटी पर आते हैं। रियल लाइफ में बैंक्स आखिर करते क्या हैं? स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि वो प्रॉपर्टी और पेपर वर्क को इवैल्यूएट करते हैं और फिर उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपनी कस्टडी में बहुत ही सिक्योरली होल्ड करते हैं। ये पेपर्स बैंक की लॉक इन की में तब तक सेफ रहते हैं जब तक कि पूरा का पूरा लोन चुका ना दिया जाए।
तो भले ही कानून की किताबों में 6 टाइप्स लिखे हों, पर सच तो ये है कि रिटेल बैंकिंग का अनडिस्प्यूटेड किंग इक्विटेबल मॉर्गेज ही है, चाहे वो आपका होम लोन हो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन हो या कमर्शियल लोन हो। सिंपल या रजिस्टर्ड मॉर्गेजेस तभी पिक्चर में आते हैं जब ट्रांजैक्शन एक्सेप्शनली हाई वैल्यू का हो, डीज जमा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो या फिर लोकल स्टेट लॉ स्पेसिफिकली उनकी मांग करते हों। इसको ऐसे समझिए, अगर एक स्टैंडर्ड 50 लाख का होम लोन भी लिया जाता है जिसमें इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हुआ है, तो बैंक बिना इमीडिएटली मालिक बने एक जबरदस्त लीगली एनफोर्सेबल राइट सिक्योर कर लेता है। प्रॉपर्टी में आप आराम से रहते हैं, पर उसके असली डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास एकदम सेफ और सिक्योर्ड होते हैं। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, क्रूशियल टेकअवेज। इन टेकअवेज को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला, हालांकि ओनरशिप अमूमन बोरोवर के पास ही रहती है, बैंक हमेशा स्ट्रॉन्ग लीगल राइट्स होल्ड करता है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स में हमेशा चेक कीजिए कि आपके लोन में सिंपल मॉर्गेज का यूज हुआ है या इक्विटेबल का। तीसरा, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और एमओडी चार्जेस का हिसाब पहले ही पता कर लीजिए। और सबसे बड़ा लेसन, कभी भी गलती से भी लोन डॉक्यूमेंटेशन को एक मामूली फॉर्मेलिटी मत समझिए। और हाँ, इस चर्चा को एंड करने से पहले मैं अपनी अहम डिस्क्लेमर एक बार फिर दोहरा दूं। ये सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ जनरल एजुकेशनल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए थी। भारत में हर स्टेट के मॉर्गेज लॉज और स्टैंप ड्यूटी प्रोविजंस अलग-अलग होते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले एक प्रोफेशनल या लीगल एक्सपर्ट की सलाह लेना हमेशा जरूरी है। तो चलिए आज के सेशन को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसे कितने बोरोवर्स होंगे जिन्हें सच में ये पता है कि उनके अपने होम लोन डॉक्यूमेंट्स के उन मोटे-मोटे पन्नों के बीच आखिर कौन सा मॉर्गेज छिपा बैठा है? आज का ये विश्लेषण एक छोटी सी कोशिश थी ताकि हर कोई अपने फाइनेंशियल पेपरवर्क को थोड़ा और करीब से देखे और अपनी लीगल स्टैंडिंग को समझे। हम उम्मीद करते हैं इन बातों ने आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।